नमस्कार, आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। दुनिया की भू राजनीति जिस तरह से बदल रही थी, भारत चीन ने रूस के कजान में होने वाले ब्रिक्स समिट से पहले सीधे सीधे आपसी टकराव को ठंडे बस्ते में डालने और पीछे हटने का फैसला लिया था। अब बांग्लादेश और म्यांमार संकट के बीच भारतीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल आज यानी बुधवार के दिन दोनों देशों के संबंधों को पटरी पर लाने के लिए अपने समकक्ष वांग यी से चीन में मुलाकात कर रहे हैं। इसी दिशा में अभी दिल्ली में मुलाकात हुई थी। उससे पहले रूस में वांग यी और अजीत डोभाल मिल चुके हैं। बातचीत का मुद्दा सिर्फ लद्दाख भर नहीं है दोस्तों, बांग्लादेश और म्यांमार के मौजूदा संकट से लेकर के तमाम चीजें शामिल हैं। वीडियो में आगे आपके साथ इन चीजों को समझने का प्रयास होगा। दोस्तों, तमाम मसले हैं जो भारत चीन से जुड़े हैं और जिनका फायदा पश्चिमी ताकतें उठाती रहती हैं। कैसे, इस बारे में आपके साथ पिछले कुछ एपिसोड्स में बात हो चुकी है। इसे आप डोभाल और वांग यी की मुलाकात से पहले चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के बयान से भी समझ सकते हैं। लिन जियान ने एक सवाल के जवाब में कहा है कि चीन दोनों नेताओं यानी मोदी और शी जिनपिंग के बीच बनी आम सहमति को पूरा करने, आपसी संबंधों को लगातार मजबूत करने के मकसद से भारत के साथ काम करने को लेकर तैयार है। यानी चीन भारत के साथ काम करना चाहता है। स्वाभाविक है कि शर्तें भारत के मुताबिक होंगी। चीनी विदेश मंत्रालय ने यह भी बताया कि कजान में मोदी जिनपिंग की बैठक में बनी सहमति के मुताबिक शांति और सौहार्द के लिए बातचीत होगी। एक दूसरे को स्वीकार होने वाले निष्पक्ष समाधान तलाशे जाएंगे। यह बात आपको पता ही होगी कि लद्दाख के गलवान के मुद्दे पर भारत ने चीन की जंग लड़ने की चुनौती को स्वीकार कर लिया था और करीब करीब 4 साल तक एलएसी पर आंख में आंख डालकर खड़े रहा। लेकिन साउथ चाइना सी में और तमाम मोर्चों पर अमेरिकी दबाव में चौतरफा घिरे चीन ने रूसी चैनल के जरिए गुहार लगाई और बातचीत की टेबल पर भारत के साथ आया। दोस्तों, चीन पीछे हटा था। भारत उसकी जंग की इच्छा पूरी करने के लिए मोर्चे पर डटा रहा। महीनों चीन को इसलिए पीछे हटना पड़ा था कि यह भारत वो भारत नहीं है जैसा कि जिनपिंग को लगा था। बावजूद कि भारत को लेकर चीन के मंसूबे कभी ईमानदार नहीं रहे हैं और आगे भी नहीं रहेंगे, लेकिन भारत ने उसे एक मौका दिया है। दोस्तों, इधर के कुछ सालों में चीन के साथ भारत की बार्गेन पावर बढ़ी है। आप कहेंगे कैसे बढ़ी है? एक, भारत ने चीन के साथ लगने वाली सीमा पर सैन्य मदद पहुंचाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया है जो पहले नहीं था। दूसरा, चीन जैसे पाकिस्तान के साथ करता है, भारत ने भी चीन के पड़ोस में वैसे ही वियतनाम से लेकर फिलीपींस तक संबंध मजबूत किए और उन्हें अपने खतरनाक हथियारों से लैस किया। तीसरा, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और मिडिल ईस्ट, वेस्ट ईस्ट तक जहां जहां चीन मजबूती बढ़ा रहा था, वहां वहां भारत ने भी स्ट्रेटेजिक मौजूदगी अपनी दर्ज की। चौथा, म्यांमार, ताइवान जैसे देशों में भारत ने ठोस मौजूदगी दर्ज की, जो भारत के खिलाफ चीन की परेशानी का एक और बड़ा सबब है। अभी म्यांमार को ही देख लीजिए। म्यांमार एक तरह से लाइफलाइन है चीन का। हिंद महासागर में म्यांमार के रास्ते ही चीन से पहुंचने का सबसे छोटा मार्ग है। म्यांमार के पोर्ट से ही चीन को साउथ चाइना सी में पश्चिम को काउंटर करने की स्ट्रेटेजिक लोकेशन हासिल होती है। चीन अपनी प्राइवेट आर्मी के जरिए इसलिए म्यांमार में घुस रहा है कि वह अपने हितों की वहां पर सुरक्षा कर सके। जुंटा के जरिए आंग सान सूची को अपदस्थ करके चीन वहां अपने हितों को चलाता रहा। जुंटा सरकार के साथ चीन ने म्यांमार के विद्रोही संगठनों के साथ भी दोस्ताना संबंध बनाए रखा था। दोनों को लड़ा करके पश्चिम की तरह ही चीन म्यांमार का दोहन करता रहा, लेकिन विद्रोही गुटों का भारत के साथ संबंध बना, उससे चीन परेशान है और अब उसे लग रहा कि विद्रोही सेना की वजह से वहां पर भारत की मौजूदगी चीन के खिलाफ भारत को और ज्यादा रणनीतिक मदद देगी, मजबूती देगी। म्यांमार में भारत और चीन के बीच एक भिड़ंत है।
क्योंकि विद्रोही गुटों का प्रभाव बढ़ने के साथ म्यांमार में चीन अब खुलकर जुंटा सरकार के साथ आ चुका है। वैसे एक्सपर्ट भी मान रहे कि म्यांमार में भारत, चीन और विद्रोही गुटों के हित एक जैसे हैं, यानी तीनों के हित एक जैसे हैं। पश्चिम को वहां हटाने के लिए कुछ चीजें चीन ने बैकडोर से की, कुछ भारत ने की मीजोकू की पावर को अपनी ही सीमा में रोककर, जो पश्चिमी हितों को हवा देने में कामयाब ना होने पाए। निश्चित ही डोभाल की मीटिंग में म्यांमार के मुद्दे पर भी बात होगी, बार्गेन होगा, डील होगी। अब किसे क्या मिलता है यह देखने वाली बात है, मगर यह साफ दिख रहा कि पश्चिमी ताकतें इस क्षेत्र में पंगु बन चुकी हैं। भारत को चीन से और भारत को बांग्लादेश से उलझाने के प्रयास बेकार हो जाने के बाद अब डीप स्टेट और उसके दलाल दोस्त रोहिंग्या इशू पर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, खामखा नहीं है कि बांग्लादेश में फेल हो चुका यूनुस अब म्यांमार संकट पर फोकस करते दिख रहा है। रोहिंग्या के मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मुद्दा और इस्लामिक देशों का मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहा है। रोहिंग्या के मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस करने का प्रयास कर रहा है, जिसके बारे में आपको पिछले एपिसोड्स में बताया जा चुका है। यूएस डिपार्टमेंट का भी बयान आ चुका है कि वे म्यांमार संकट की वजह से क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा के लिए रोहिंग्या शरणार्थियों के हितों को लेकर चिंतित हैं। बांग्लादेशी हिंदुओं के हितों को लेकर चिंतित नहीं है वे, जो अमेरिका की वजह से ही शेख हसीना का तख्ता पलट किए जाने के बाद लगातार जहन्नुम जैसे हालात का बांग्लादेश में सामना कर रहे हैं। जाहिर है कि अमेरिका अपनी चिंता का समाधान बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के जरिए करेगा, मोहम्मद यूनुस की सरकार के जरिए करेगा। मीजोकू की हथियार को तो भारत ने अपनी सीमा के अंदर ही कुंद कर दिया था। राहुल जी की तमाम इच्छाओं के बावजूद वे सीमा पार नहीं कर पाए। अमेरिका की तमाम इच्छाओं के बावजूद वे सीमा पार नहीं कर पाए। वैसे दोस्तों, खबर यह भी है कि सेंट मार्टिन आइलैंड का संपर्क बांग्लादेश से अराकान आर्मी ने पूरी तरह से काट दिया है। सेंट मार्टिन आइलैंड का रास्ता टेकनाफ के साथ ही होकर जाता था, जो शेख हसीना के तख्ता पलट के साथ डीप स्टेट के एजेंडा में था। टेकनाफ के पास बांग्लादेश के नियंत्रण वाले इलाके भी अब पूरी तरह से अराकान आर्मी के कब्जे में है। हालांकि बांग्लादेशी मीडिया इसे लेकर के कुछ नहीं बोल रहा। बस यह खबरें थी कि बांग्लादेशी मीडिया में कि बांग्लादेश ने म्यांमार से लगी सीमा पर बड़े पैमाने पर सैन्य जमावड़ा किया है, लेकिन ठीक पड़ोस में हो रही हलचल को लेकर बांग्लादेशी मीडिया में सन्नाटा है। पता नहीं बांग्लादेश की जनता के साथ अंतरिम सरकार का चीफ और अमेरिकी एजेंट मोहम्मद यूनुस क्या छिपा रहा है। उस तरफ रखाइन स्टेट में रोहिंग्या की ठुकाई भी कायदे से जारी है। करीब 40 से 50 हजार रोहिंग्या की नई आमद, नई खेप बांग्लादेश में आने वाली है, जो उसके लिए संकट का एक बड़ा सबब भी हो सकता है। खुद का पेट भरने में अक्षम बांग्लादेश पहले से ही करीब 1 मिलियन से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थियों का पेट पाल रहा है और उनका बोझ उठा रहा है। और यूनुस जैसे दुकानदार रोहिंग्याओं के नाम पर अमेरिका और मुस्लिम देशों से मोटा चंदा लेकर डकार रहे हैं। एक दिन पहले यूनुस ने साल 2025 या 2026 की पहली छमाही में कुछ शर्तों के पूरा होने के बाद चुनाव करवाने की घोषणा की थी। चुनाव करवाने का बहुत दबाव है उन पर। बीएनपी, जमात और तमाम दल अंतरिम सरकार पर तारीखों का दबाव डाले हुए हैं। शर्तों की आड़ में चुनाव ना करवाने की यूनुस की फितरत को लेकर बवाल के ठीक एक दिन बाद अब अंतरिम सरकार के सलाहकारों ने तारीखों का ऐलान किया, जिसमें बताया गया कि वहां जून 2026 तक चुनाव करवाए जाएंगे। लेकिन मामला अब भी टू बी लाइकली टाइप का बना हुआ है, जिसे लेकर एक बार फिर बीएनपी ने बांग्लादेशी सर्कस में अपना स्टंट दिखाया। लंदन में बैठे खालिदा जिया के बेटे तारिक ने कहा कि चुनाव की मांग करना कोई गलत बात थोड़े है। अब समझ में नहीं आता कि जो लोग 4 महीने में ही चुनाव करवाना चाहते थे शेख हसीना के जाने के बाद, वे बेचारे 1.5 साल का वक्त कैसे काटेंगे। उधर अंतरिम सरकार अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के मामलों में, मानवता के खिलाफ कथित अपराधों की जांच मामले में
जांच अपनी पूरी नहीं कर पा रहा। जांच के लिए समय सीमा और बढ़ा दी गई है 2 महीने तक की। इसमें हसीना समेत 45 आरोपी हैं। 4 महीने से जांच पूरी नहीं हो पा रही। यूनुस के मानवता विरोधी अपराध को जो उसने हिंदुओं बौद्धों पर किए, उसका हिसाब कौन लेगा यह किसी को पता नहीं। अंतरिम सरकार ना जांच पूरी कर पा रही, ना गरीबों को 2 वक्त की रोटी दे पा रही है। नौबत कूड़ेदान से रोटियां बीन के खाने तक की आ गई है। उल्टे बांग्लादेशियों की रोटी खाने के लिए और रोहिंग्या लाने की तैयारियां कर ली गई हैं ताकि उन्हें ट्रेन कर म्यांमार में पश्चिमी हित साधे जा सके। दोस्तों, $199 मिलियन का चंदा तो अभी कुछ ही दिन पहले अमेरिका से आया था। सारा खेल पता है दुनिया को, बांग्लादेशियों को पता हो या ना हो। और किस लिए चंदा आया था? संकट के नाम पर म्यांमार में एक और मुस्लिम राष्ट्र की चिंगारी को धत्काया जा सके। ईसाई स्टेट तो बन नहीं पाया वहां, बावजूद कि आंग सान सूची के जरिए पश्चिमी ताकतों ने खूब प्रयास किए। और बांग्लादेशी इसी झुंझुने में मस्त हैं कि 1971 की जंग उन्होंने अपनी ताकत से जीती थी। भारत तो यूं ही था। वे इसी बात में मस्त हैं कि बांग्लादेश आज की तारीख में भारत से ज्यादा बड़ी महाशक्ति बन चुका है और यूनुस ने हिंदुओं, भारत सरकार को अच्छा सबक सिखा दिया। बांग्लादेश में दोस्तों महंगाई की दर पिछले 4 महीने में बेतहाशा बढ़कर 42% के आसपास पहुंच चुकी है। लेकिन यह खबर देखिए, बांग्लादेशी इसी बात को लेकर मस्त है कि भारत में अब बांग्लादेशी क्रेडिट कार्ड के जरिए जो भुगतान होता था वह नीचे गिर गया है और मलेशिया और तमाम सिंगापुर जैसे देश उसका फायदा उठा रहे हैं। अरे मूर्खों, भारत ने ही तुम्हारे क्रेडिट कार्ड का भुगतान नहीं लेने का फैसला किया है, तुम्हें उधर ही रोके रखा है। तुम्हारा पैसा भारत को नहीं चाहिए, तुम्हारी औकात भारत को देने की नहीं है, तुम यह भूल रहे हो। और बहला किसको रहे हो? जो टेम्पो पकड़ के 200 रुपए में भारत आ जाते थे, वही सिंगापुर कितने पैसे में जा रहे हैं अपनी जिहादी जमात को लगे हाथ, इसका भी ब्यौरा दो और खर्च बताते जाओ, शायद तुम्हारा कल्याण हो जाए। बाकी तुम्हारी तिजोरी खाली करने की योजना मोदी जयशंकर ने बना ली है। पेट वेट कायदे से भरे रहो, क्योंकि दूसरी चीजों का टाइम भी नए साल की शुरुआत के साथ आ जाएगा। अभी तुम लोग भारत को ऐसे ही बर्बाद करने में लगे रहो। आज के लिए बस इतना ही। एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो को खूब लाइक करें, शेयर करें। फिर किसी नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक कैपिटल टीवी के दूसरे प्रोग्राम्स को देखते रहें। आपने इतना समय दिया, आपका दिन शुभ हो।